हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके एक ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है एसीसी क्लासेस, यानी कि आकाश करियर क्लासेस। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके सामने कुछ रिलेशनशिप। मतलब क्या? मतलब ऐसे टर्म्स, ये कंसंट्रेशन के ही टर्म्स होते हैं, लेकिन इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपस में रिलेट होकर के आते हैं। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए मोलैरिटी का, तो उसमें आपको वेट दे दिया जाता है ना, वॉल्यूम दे दिया जाता है, तो आप मोलैरिटी निकाल लेते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोलैरिटी दिया जाए, यानी स्मॉल एम दिया जाए और आपसे कैपिटल एम पूछा जाए, या एन दिया जाए, एन मतलब नॉर्मेलिटी दिया जाए और एम पूछा जाए, तो फिर आप कहाँ फंस जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम आपके सामने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स लाए हैं जो कि नीट और जेई की जैसे एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। साथ ही सीबीएसई बोर्ड के उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो एमसीक्यू के लिए हमको ज़्यादा डील करने की जरूरत नहीं है, हमको तो टिक लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इन शॉर्टकट्स का यूज करके अपने आंसर्स को तुरंत लाएंगे। अब कैसे लाएंगे वो हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड डी। यहाँ पर स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी और डी क्या है? डेंसिटी। तो जब हमको मोलैलिटी निकालना होता है और मोलैरिटी दिया रहता है, ऐसे केस में कैपिटल स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम इंटू 1000, 1000 इंटू डी, डी मतलब डेंसिटी, माइनस एम इंटू एम बी। याद रखना कैपिटल एम जहां भी रहेगा वो क्या है? मोलैरिटी है ना। ठीक। इसके बाद कैपिटल एम एक्स और डी। कई बार क्या होता है हमारे क्वेश्चन में हमको परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है और डेंसिटी दिया रहता है, तो परसेंटेज और डेंसिटी वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो वहां पर कैपिटल एम निकालने पूछेगा, तो हम कैपिटल एम क्या बोलेंगे? कैपिटल एम इज इक्वल टू एक्स डी 10 अपॉन में एम बी, जहां पर एक्स क्या है? परसेंटेज। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है 5% या 10% बोला है या 20% बोला है, तो वो अपना जो परसेंटेज रहेगा वो अपना ये एक्स रहेगा, और डी क्या रहेगा? डेंसिटी रहेगा। डी तो हर जगह डेंसिटी रहेगा, यहाँ नहीं हर जगह, ठीक है। और 10 तो 10 ही है, और एम भी मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए, ठीक इसी प्रकार से एन एक्स डी है, जहाँ एम था वहाँ एन हो जाएगा, बाकी सब जगह सेम सेम है। लेकिन एम बी, जहाँ एम बी था वहाँ हम क्या लेंगे? यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट। मैंने आपको बताया था कि हम जब नॉर्मेलिटी निकालते भी थे नॉर्मल तरीके से भी, तो भी हम वहाँ एम बी ना लेकर के इक्विवेलेंट वेट ही लेते थे, तो यहाँ भी इक्विवेलेंट वेट ही लेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको नहीं आता ये चीज़ तो आप मेरे नॉर्मेलिटी वाले लेक्चर में जाइए, उस लेक्चर को देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में आजकल। इसमें क्या है, वैसे इंपॉर्टेंट इधर के भी हैं, है ना। इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूँ अभी इधर के तीनों ही थे इंपॉर्टेंट, 1 2 3 तीनों इंपॉर्टेंट थे, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मेलिटी आपको दिया जाएगा और मोलैरिटी पूछा जाएगा, या फिर मोलैरिटी दिया जाएगा और नॉर्मेलिटी पूछा जाएगा। तो ये सारा खेल किसका है? वैलेंसी का है। ये एन क्या है यहाँ पर? वैलेंसी, वैलेंसी। बस वैलेंसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जब मोलैरिटी को, तो आपका नॉर्मेलिटी आ जाता है। नेक्स्ट देखो, कुछ टर्म्स हमको कई बार एग्जाम में आता है, n/2, n/100, n/10। इसका मतलब क्या है? n/2 का मतलब होता है सेमी नॉर्मल। मान लो आपको क्वेश्चन में बोल दे सेमी नॉर्मल करके है, तो सेमी नॉर्मल बोलेगा ना तो n/2 समझ जाना सीधा सीधा। अगर बोलेगा सेंटी नॉर्मल तो n/100 समझ जाना, और डेसी नॉर्मल बोलेगा तो n/10 समझना, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। देखो x मतलब मोल फ्रैक्शन और स्मॉल m मतलब मोलैलिटी में रिलेशन क्या है, तो स्मॉल m यानी मोलैलिटी बराबर एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? ये आपने देख रखा है पहले ही, ये तो हम सब चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, ये सब पूरे फॉर्मूले हमने देख रखे हैं। बस मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि एक बार आपका रिकॉग्नाइज हो जाए ये फॉर्मूला, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आपके इतने सारे फॉर्मूले कंसंट्रेशन टर्म से हैं, जिसमें से इधर का हमने काम कर लिया है पूरा अच्छे से। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे हम इधर के फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, यानी कि हम आज यहाँ तक के फॉर्मूले से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए फटाफट कॉपी पे निकाल लीजिए, इतने फॉर्मूले को लिखिए जल्दी से। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी आपकी कॉपी में होगा, अगर आप कंटिन्यू मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो, ठीक है। तो बच्चों फटाफट लिखिए, फिर हम इसे क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो चलिए बच्चों, अब रिलेशनशिप के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लाया है। इन क्वेश्चन से कुछ बहुत ज़्यादा आजकल पूछा गया है, ऐसे पैटर्न पे ही क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, तो हमको ध्यान से समझना है इसको कि क्या बताना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम।
और मैं इसके शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। बाकी तरीका लॉन्ग कट भी है इसका ना, लॉन्ग कट नहीं करेंगे हम, शॉर्टकट यूज करेंगे। लॉन्ग कट समझा दूंगा कि कैसे करते हैं, बट करूंगा यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से। देखो क्या बोला है, मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉल्यूशन विल बी, मतलब आपको क्या पूछा इसमें, मोलैरिटी पूछा है और आपको नॉर्मेलिटी दिया है। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या था रिलेशन बताओ, याद है आपको? तो मैं बताया था आपको कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। ये फार्मूला लगेगा, सिंपल सिंपल सी बात है। तो क्या अपने को क्या निकालना है यहाँ से, मोलैरिटी निकालना है ना। तो मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कितना दिया है, 0.2 कर लो, 0.2, ये देखो 0.2 कर लिया यहाँ पर नॉर्मेलिटी की जगह में। अब मोलैरिटी निकालना है, तो ये अपना क्वेश्चन मार्क इनटू वैलेंसी कितना होगा बताओ, Na2CO3 में। तो हम Na2CO3 को ना ब्रेक कर देंगे और जितने उसमें पॉजिटिव आयन होंगे वही हमारा उसका वैलेंसी होगा। कैसे करेंगे ब्रेक, देखो Na2CO3 को ब्रेक करेंगे तो बनेगा 2Na प्लस CO3 2-। तो बताओ कितना प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, एक Na में 1 प्लस, 2 Na है तो 2 प्लस, ये तो माइनस भी 2 ही है, कोई भी एक ले सकते हो, या तो 2 माइनस ले लो 2 प्लस ले लो, बात एक ही है। और आपने सही तरीके से इसको ब्रेक किया है तो प्लस माइनस हमेशा बराबर ही होते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। वैलेंसी कितना आ गया, 2। तो ये देखो m की वैल्यू क्या आएगी, 0.2 अपॉन में 2 यानी कि 0.1, ये नहीं पड़ जाएगा दोनों, 0.1 आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में देखो क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3। अब देखो उल्टा हो गया क्वेश्चन में, आपको नॉर्मेलिटी पूछा है ना, नॉर्मेलिटी n की वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, ठीक। तो मोलैरिटी दिया है क्वेश्चन में 0.3 इनटू वैलेंसी कितना होगा, इसको अब ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 3H दिख रहा है, 3H, तो 3H निकलेगा यहाँ से, तो 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, तो 3H तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 से 9, 0.9, ये आपका आंसर। देखो आंसर एक लाइन के ही होते हैं, आंसर एक एक लाइन के ही होंगे, ज़्यादा बड़े आंसर नहीं होते, पर हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि एटलीस्ट वहाँ पर लगेगा कौन सा फॉर्मूला। तो अगर वो आ जाएगा दिमाग में ना तो फिर क्वेश्चन बड़े ईजी हो जाते हैं अपने लिए, ज़्यादा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड होंगे हमारे पास, देखो ध्यान से बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं। H3PO3, H3PO2, PO4, PO3 और H3 एक ले लो PO2, इन तीनों में ना 3H दिख रहा है आपको, पर तीनों H नहीं निकलेगा, वैलेंसी तीनों को अलग अलग आएगा, ये ध्यान रखना आप, है ना, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पर की बात करेंगे तो 3H निकलता है यहाँ से, और यहाँ की बात करेंगे तो 2H निकलता है यहाँ से, और यहाँ की बात करेंगे तो 1H निकलता है। तो वैलेंसी देखो सबका अलग अलग है। यही क्वेश्चन अगर मेरे पास रहता H3PO4 रहता, एक PO3 रहता, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता यहाँ पर, 2 से, क्योंकि H3PO3 में 2H निकलता है, दिख रहा है भले 3H पर निकलेगा केवल 2H, ठीक है। कारण क्या है इसका, कि कारण ऐसा है, देखो समझा देता हूँ, ये भी बता देता हूँ। देखो जो हाइड्रोजन डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है, डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ा है, सेंट्रल मतलब फास्फोरस से। अब सेंट्रल एटम कौन होता है, वो एटम जो कम मात्रा में हो। अब H3PO4 में सबसे कम क्या है, फास्फोरस एक ही है, हाइड्रोजन तो 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सेंट्रल एटम कौन हुआ अपना, फास्फोरस। तो ये सबसे कम मात्रा में है, अगर इससे डायरेक्ट जुड़ता नहीं हाइड्रोजन तो कभी नहीं निकलता, वो आयोनाइज ही नहीं होगा। और जो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से नहीं जुड़ता, ऑक्सीजन से जुड़ता है ना, तो वो हाइड्रोजन निकलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि 3 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो तीनों निकल गए। ऐसा जब यहाँ की मैं बात करूंगा ना H3PO3 का, देखो H3PO3 का कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ, ये देखो 1H जुड़ गया डायरेक्ट फास्फोरस से और 2H जुड़ेगा ऑक्सीजन से, तो ये दोनों H बस निकलेंगे, ये H नहीं निकल पाएगा यहाँ पर, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो इस समय इसकी जो वैलेंसी आएगी ना वो 2 हो जाएगी वैलेंसी। तो इस चीज को आपको ना ध्यान रखना है कि कहाँ पर कितने हाइड्रोजन आपको रिमूव करने हैं, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं मिटा लूँ पहले, इसको मिटा दी, समझ में आ गया ना क्लियर। इसको लिख भी लेना अगर लिखना हो तो, बट यही है कंसेप्ट इसका। हर बार जो चीज़ें दिखती हैं वैसे होती नहीं है ना, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पर, थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। थर्ड भी है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखो आपको निकालना है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको गिवन क्या है, 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया है। 10% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि बताया था मैं आपको, 10 ग्राम
सॉल्यूट है, ठीक, कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो सीधी सी बात है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में VML। अब देखो WB कितना होगा, H2SO4 के लिए कितना बोला है, 10 ग्राम सॉल्यूट, तो 10 ग्राम हो जाएगा WB। MB तो नहीं, यहाँ पर नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट रखते हैं ना हम लोग, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट बताओ, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 अपॉन में 2। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, बताया था ना, मॉलिक्यूलर वेट से अपन क्या करते हैं, वैलेंसी को डिवाइड कर देते हैं। अरे आप लोग भूल जाते हो चीज़ों को, यही तो मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी, वैलेंसी तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 98 और वैलेंसी कितनी होती है 2 ना, क्योंकि 2H निकलता है ना H2SO4 से, सिंपल तो है, इसमें कोई बड़ा चीज़ थोड़ी ना रहता है। और देखो 100 ग्राम, इसको 100 ml कर लो, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम है ना तो ml में रहेगा, ये 100 कर दिए। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, कितना आया बताओ इधर से, 100 बचा और नीचे में कितना बचा, 49 बचा। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना आएगा, लगभग 2 के आसपास आएगा, है कि नहीं, 50 होता तो 2 ही आता करेक्ट, तो ऑलमोस्ट मैं 2 ले लेता हूँ, है ना, 1.9, चलो अच्छा आपको ऑलमोस्ट पसंद नहीं है, करेक्ट ले लो, 1.9 के आसपास आएगा, ठीक है, 1.9 भी कहाँ आएगा, 2.1 के आसपास आएगा, 2.01 के आसपास, ठीक है, देख लेना। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, तो देखो क्वेश्चन को ना समझोगे ना तो क्वेश्चन बड़ा इजी रहता है इस टॉपिक का, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 0.5 मोलर NaOH, इट्स डेंसिटी आपको दिया है, आपको मोलैरिटी निकालना है इस बार, और मोलैरिटी दिया है। तो देखो एक फॉर्मूला बताया था, स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन में D इंटू 1000 माइनस M इंटू MB, बताया था ये फॉर्मूला, बस यही लगा दो यहाँ पर। कैपिटल M कितना है बताओ, 0.5, 1000 तो 1000 ही है, डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में कितना है 1.5, डेंसिटी दिया है 1.5 इंटू 1000 माइनस कितना दिया है, कैपिटल M कितना दिया है फिर से 0.5 और M भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, NaOH के लिए 40, इतना काम किया हम लोग 40 NaOH का, कि आपको तो याद होना चाहिए। और ऐसे भी देखो बेटा, याद रखना आप लोग कि ना, हम इतना ज़्यादा सारा काम करते हैं जब न्यूमेरिकल में आते समय, तो आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो ऐसे ही याद हो जाने चाहिए, और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी याद होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज का, यूरिया का, कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, ये याद होना ही चाहिए आपको, तभी आप आसानी से काम कर पाओगे एंट्रेंस में। देखो अब क्या होगा, ऊपर कितना बचा, ऊपर हो गया 500, ये कैलकुलेशन तो फास्ट होना चाहिए आपका, ये हो गया कितना 1500, माइनस में ये पॉइंट से पॉइंट मर गया, ये हो गया 20, कितना आ गया 500 और नीचे में आ गया कितना 1480, क्लियर। अब इसको आप लोग सॉल्व करो कितना आएगा, ये आपका काम है, 500 को 1480 से सॉल्व करो कितना आएगा, है ना, ये ऑलमोस्ट 0.3 समथिंग कुछ आएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। अगर नीचे 1500 भी होता तो 1/3 आता है, 1/3 मतलब 0.33, हाँ लगभग 0.29 के आसपास, 0.29 के आसपास आएगा, एक बार देख लेना, ठीक है, उतना आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। चलिए 4 हो गया। अब 5वां क्वेश्चन कहाँ लिखे, 5वां क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं 5 नंबर का, क्या बताओ 5 नंबर पे, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, देखो वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बात आपको याद होना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड, जिसको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता ही नहीं है ना, वो क्वेश्चन को बना ही नहीं सकता, फिक्स है। अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, समझा समझ लो, COOH, COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। हम जब यहाँ से ब्रेक करते हैं तो 2H यहाँ से निकलता है, तो 2H निकलेगा, मतलब वैलेंसी निकल गया, और वैलेंसी का तो खेल था ही पूरा, तो नॉर्मेलिटी निकालना है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी कितना है बताओ 0.5 इंटू कितना है इसका वैलेंसी 2, कितना आ गया 1 आंसर आ गया, है इजी, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 15% H2SO4, और डेंसिटी आपको यहाँ पर दिया है, तो इसका भी एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है, कहाँ पर बनाऊं, ऊपर का लिख लिया क्या मोलैरिटी वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया क्या, लिख लिए होगे, चलो लिख लो, नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, वही बनाऊंगा, इसको मिटा दी हूँ, चलो मिटा रहा हूँ मैं आप। तो थोड़ा सा ना
दो तीन चीजें आपको केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल में मास्टर बनना है तो दो तीन चीजें आपको आनी चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले तो आने चाहिए, कैलकुलेशंस आने चाहिए, तो आसान रहेगा। बाकी तो ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें कुछ। चलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। परसेंटेज दिया है, परसेंटेज के लिए मैं आपको बताया था एक्स वाली फॉर्मूला, याद करो एक्स वाला फॉर्मूला बताया था ना। तो नॉर्मेलिटी का देखो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन में एम बी, एकदम सिंपल सा। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, जो परसेंटेज रहेगा वही हमारा एक्स रहेगा। डी का वैल्यू आपको दिया है 1.020 इंटू 10 तो 10 ही होता है ना। और एम बी कितना होगा, H2SO4 के लिए 98, लेकिन आपको एम बी नहीं लिखना है, यहाँ पर नॉर्मेलिटी दी है, नॉर्मेलिटी में लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। तो इक्विवेलेंट वेट रख लो, कितना होगा 49 होगा, बताया था ना अभी, तो बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर देखो 49 कैसे आया था, कहाँ पर, यहाँ पर 49, 98/2 ना, वैसे यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, चलो क्या करना पड़ेगा आप यहाँ पर से मेरे को, ये हो जाएगा आपका कितना 10.2 और 15 हो जाएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1.0, इसको छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए 49, इसको सॉल्व करो। अप्रॉक्स देखो क्या होता है ना, मैं कई बार ना अप्रॉक्स ले लेता हूँ इसलिए क्योंकि ना हमारे पास एमसीक्यू में ऑप्शन रहते हैं, तो दिमाग लगाना है वहाँ पर कि जब एमसीक्यू में ऑप्शन है तो हमारे को एकदम सटीक आंसर आने की भी एकदम जरूरत नहीं है। हम अगर आसपास के भी उसके आंसर लाते हैं, जैसे मान लो अपना आंसर जो है वो 5.2 आया, ऑप्शन में 5.2 नहीं है पर एक ऑप्शन 5.3 है या 5.1 है और बाकी ऑप्शन नहीं है, अलग अलग है, तो सीधी सी बात है अपना आंसर इनमें से कोई एक ही होगा, है ना। तो दोनों तो नहीं आएंगे ना, दोनों ऑप्शन में तो रहेंगे नहीं, कोई एक ही रहेगा, या तो 5, देखो सिंपल सी बात है, मान लो मेरा आंसर आ रहा है 5.1, ऑप्शन में अपने पास दो ऑप्शन है, 5.2 है, 5.6 है, 6 है और 7 है, क्या आएगा बताओ आंसर इसमें से। हमारा आंसर ये आया है, हमने अप्रॉक्स लेके काम किया, हमारा आंसर ये आया है, ऑप्शन में चारों हैं, बताओ क्या डालोगे, 5.2 डालेगा इंसान, कॉमन सी बात है, क्योंकि अप्रॉक्स आसपास में तो वही है ना उसके। तो ये एमसीक्यू का फायदा होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एमसीक्यू नहीं है तो भी अगर आप थोड़ा अप्रॉक्स लेके काम करते हो ना तो टीचर सही देते हैं, इसको ज़्यादा गलत नहीं करते, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन होता ही ऐसा है, ठीक है। तो इसको 49 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो, इसको करोगे तो लगभग 3 के आसपास आएगा, 3.1 के आसपास में, ठीक है, क्योंकि 50 होता तो 3 आता करेक्ट, तो 50 से तो ज़्यादा है तो 150 ज़्यादा है तो 3.1। तो आई होप कि आपसे सारे ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट है, बनने भी चाहिए आपसे, क्योंकि आजकल ट्रेंड में यही सब चल रहा है, यही सब क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में। तो जितने भी एंट्रेंस है आपके, मेडिकल एंट्रेंस है ना, एम्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे जो आएंगे क्वेश्चंस लगभग इसी पैटर्न पे आएंगे। जेई नीट में भी आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, घुमा के पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं पूछता, ठीक, 2-3 फॉर्मूला मिला करके एक क्वेश्चन बनाता है। तो इसलिए आप सभी को बच्चों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर को। अब ये चैप्टर जो है यहाँ से अपना एक चैप्टर क्लोज हो जाता है, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ूंगा जो कि है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।